नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 9 दिसंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। तीनों इश्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है वो धर्म के अगेंस्ट नहीं है, वो धर्म को दबाता नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं है। जानेंगे कैसे। दूसरा आर्टिकल डेमोक्रेसी का पैराडॉक्स। वैसे देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, लेकिन जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सर एक्सरसाइज है, वोटर लिस्ट को अपडेट करने वाली एक्सरसाइज है, इसमें उल्टा हो रहा है। क्या उल्टा हो रहा है जानेंगे। तीसरे नंबर पे प्रिजन्स एंड डिसेबिलिटी से संबंधित आर्टिकल है, ये भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडियन सेक्युलरिज्म से संबंधित है। अब देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा न्यूज में गर्म रहता है, लेकिन देखो अक्सर लोग ना इसे समझने में गलती कर देते हैं कि वास्तव में इंडिया का जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है वो है क्या। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 1 में सोसाइटी का जो सेक्युलरिज्म टॉपिक है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज इस आर्टिकल में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक मिथ है कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो रिलीजन का दुश्मन है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे सेक्युलरिज्म के वो 3 लेवल्स क्या हैं जो स्टेट और रिलीजन को अलग करते हैं। फिर इसके बाद हम कुछ ग्लोबल केस स्टडीज की बात करेंगे, जैसे ईरान, पाकिस्तान, चाइना और फ्रांस का मॉडल। ये सारे मॉडल से इंडिया से अलग कैसे हैं। फिर इंडियन रियलिटी हम जानेंगे, राजीव भार्गव की क्या थ्योरी है और इंडियन स्ट्रीट्स की क्या रियलिटी है। और सबसे लास्ट में कैसे सेक्युलरिज्म एक्चुअली हिंदू और बाकी रिलीजन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो एक एक करते ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन, एक बेसिक जो कंफ्यूजन है वो हम क्लियर करते हैं। अक्सर देखो ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो या तो देखो एंटी हिंदू है या फिर वो रिलीजन को ओप्रेस करता है, रिलीजन को दबाता है, रिलीजन का शोषण करता है। लेकिन देखो एक नेशनल स्कूल के प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, उनका कहना है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है उसका गोल है रिलीजन को दबाना नहीं, गोल है रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर रखना। क्यों? ताकि देखो हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी रिलीजन ना हो, हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी इंडियन हो, ना कि हिंदू, मुस्लिम या फिर सिख। आप ना बैकग्राउंड देखिए, आप ना थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए। यहां पे 1976 में ना 42वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सहायता से ना एक वर्ड ऐड किया गया था प्रियम्बल में, सेक्युलरिज्म। लेकिन देखो 1950 में जब संविधान बना था तब भी देखो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 के बीच में ये जो आर्टिकल्स है ना, राइट टू रिलीजन वाले, फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाले, ये हमारे देश के संविधान में सेक्युलरिज्म की आत्मा पहले से थी। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सेक्युलरिज्म का मॉडल हमारे संविधान में डाल दिया था। बेशक सेक्युलरिज्म जो वर्ड है वो बाद में ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में आई थी तब, लेकिन सेक्युलरिज्म की जो मूल भावना थी वो तो ऑलरेडी थी। और देखो नेहरू, अंबेडकर, पटेल, ये जो फाउंडिंग फादर्स थे ना, इन्होंने ये रास्ता जानबूझ के चुना था। लेकिन थोड़ा टेक्निकलिटी की सहायता से हम समझते हैं कि हमारा जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है वो आखिरकार है क्या। राइटर कहते हैं देखो सेक्युलरिज्म ना हवा में नहीं होता, इसके 3 लेवल्स होते हैं। स्टेट और रिलीजन अलग होने चाहिए, दोनों एक दूसरे से। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की। लेवल 1 क्या है? लेवल 1 में राइटर कहते हैं देखो स्टेट का मकसद रिलीजन नहीं होना चाहिए, मतलब स्टेट का मकसद किसी को मोक्ष दिलवाना या फिर जन्नत दिलवाना नहीं है। स्टेट का गोल है फ्रीडम दिलवाना, जो नागरिक है उनको फ्रीडम दिलवाना। स्टेट का गोल है इक्वेलिटी इंश्योर करना। स्टेट का गोल होना चाहिए फ्रेटर्निटी को इंश्योर करना, यानी भाईचारे को इंश्योर करना देश के अंदर। तो ये पहली चीज होती है जहां पे सेक्युलरिज्म होता है। दूसरी चीज लेवल 2, पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशंस, मतलब सरकार चलाने वाले लोग रिलीजियस लीडर्स नहीं होने चाहिए, जैसे ईरान में है। कोई प्रीस्ट, कोई मुल्ला, साधु पार्लियामेंट में बैठकर ला ना बनाए,
एज ए रिलीजियस हेड। और इवन देखो जुडिशरी और गवर्नमेंट, टेम्पल्स और जो मस्जिद वगैरह हैं उनसे अलग होने चाहिए। ये है लेवल 2 सेकुलरिज्म का। फिर आता है लेवल 3। लेवल 3 है लॉ एंड पॉलिसी। मतलब जो पब्लिक पॉलिसी है वो देखो धर्म के आधार पे नहीं बननी चाहिए। फॉर एग्जांपल एजुकेशन पॉलिसी या फिर फॉरेन पॉलिसी, ये धर्म शास्त्रों से डिसाइड नहीं होगी। तो 3 लेवल्स बताते हैं राइटर सेकुलरिज्म के। अगर देखो ये 3 लेवल्स फॉलो नहीं हुए तो क्या होगा? राइटर बोलते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूं क्या होगा। अलग अलग देशों के एग्जाम्पल्स हैं, आप समझ जाओगे क्या होगा। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे ईरान का। ईरान की केस स्टडी आप देखिए, वहां पे थियोक्रेसी मॉडल है। वहां पे लेवल 1 जो है वो फेल हो गया। लेवल 1 क्या था? याद कीजिए, लेवल 1 था कि स्टेट का पर्पस स्पिरिचुअल नहीं है, मोक्ष दिलवाना या जन्नत दिलवाना नहीं है। स्टेट का मकसद होना चाहिए फ्रीडम, इक्वालिटी। लेकिन ईरान में क्या हुआ? ईरान में देखो, वहां पे ना स्टेट का गोल है सिया इस्लाम। वहां स्टेट का गोल क्या है? सिया इस्लाम के प्रिंसिपल्स को लागू करना। तो लेवल 1 वहां पे फेल हो गया। फिर राइटर बोलते हैं लेवल 2 भी ईरान में फेल है। लेवल 2 क्या कहता था? कि धर्म वाले जो लोग हैं वो सरकार ना चलाएं, लेकिन ईरान में जो धर्म वाले लोग हैं वही तो सरकार चला रहे हैं। एक रिलीजियस क्लेरिक जो है वहां पे वो सुप्रीम लीडर हैं। आर्मी, जुडिशरी, फॉरेन पॉलिसी सब एक रिलीजियस लीडर डिसाइड करता है, ईरान का सुप्रीम लीडर। तो मतलब लेवल 2 भी ईरान में फेल हो गया। तो रिजल्ट क्या निकला इसका? लेवल 1, लेवल 2 ईरान में फेल हो गए, तो रिजल्ट क्या निकला? वहां पे देखो हायरार्की बन गई, सिटीजन्स में भेदभाव आ गया। अगर आप सिया हैं तो आप फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं, और अगर आप सुन्नी हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं या फिर एथीस्ट हैं तो आपके राइट्स सेकंड क्लास हैं। इसके अलावा देखो वहां पे जो बहाईज हैं या फिर सूफीज हैं उनका शोषण होता है, उनको परसिक्यूट किया जाता है, मारा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो सूफीज और बहाईज जो हैं उनका रिलीजन स्टेट रिलीजन से मैच नहीं करता। स्टेट किनको प्रमोट करता है? सिया को, और वो सिया नहीं है, इसलिए वो सेकंड क्लास सिटीजन है, उनको मारा जाता है। ये दिक्कत है। फिर इसके बाद राइटर वो हो गया, खांसी होगी। फिर इसके बाद राइटर एग्जाम्पल देते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। वहां पे देखो लेवल 3 फेल है। लेवल 3 क्या था? याद कीजिए, लेवल 3 था पब्लिक पॉलिसी रीजन और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बेस पे होनी चाहिए, धर्म शास्त्रों के आधार पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये जो लेवल है ये फेल हो गया। वहां पे देखो सरिया लॉ जो है सुप्रीम है। अगर कोई कानून इस्लाम के खिलाफ होगा तो कोर्ट उसे रद्द कर देगी। इसका नतीजा क्या निकला? वहां पे भी नॉन मुस्लिम्स जैसे हिंदू हैं या फिर क्रिश्चियंस हैं, और इवन माइनॉरिटी मुस्लिम्स जैसे अहमदियाज हैं, उनके खिलाफ देखो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब संस्थान खुद डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनके अगेंस्ट। लेवल 3 पाकिस्तान में फेल हो गया। देखो यही वो चीज है जो इंडिया के जो फाउंडिंग फादर्स थे ना वो अवॉइड करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में कोई भी सिटीजन कमजोर हो या फिर उसे सेकंड क्लास का फील करवाया जाए, और सिर्फ इसलिए उसे बेकार फील करवाया जाए, सेकंड क्लास का फील करवाया जाए कि उसका जो धर्म है वो मेजोरिटी लोगों के धर्म से अलग है। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कहा कि स्टेट का देखो धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, ताकि हर इंडियन जो है वो इक्वल फील करें। समझ गए? तो मतलब देखो इंडिया का जो मॉडल है ना वो देखो यूनिक मॉडल है। कैसे है मतलब, और कैसे हमारा इंडिया का जो मॉडल है वो चाइना और फ्रांस के मॉडल से अलग है। तो आप देखो ये सोचोगे, क्या सेकुलरिज्म का मतलब रिलीजन को खत्म करना है? राइटर बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। राइटर ना पहले चाइना के मॉडल का एग्जांपल देते हैं। 1960s में ना चाइना ने क्या किया, उन्होंने ना रिलीजन को जहर समझा। मंदिर तोड़ दिए गए, मस्जिद तोड़ दिए गए, प्रीस्ट को मारा गया। वो रिलीजन को पब्लिक लाइफ से मिटा देना चाहते थे। तो ये चाइना का मॉडल था। और दूसरी तरफ फ्रांस का मॉडल, फ्रांस ने कहा कि देखो रिलीजन अपने घर में रखो, आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो बाहर मत लेके आओ रिलीजन को, और बाहर जब निकलो तो आप सिर्फ इंडियन होने चाहिए। तो उन्होंने पब्लिक में क्रॉस पहनना, पगड़ी पहनना या फिर हिजाब पहनना
कुछ अलाउड नहीं है, ये उन्होंने बोला। अब अपना जो भी आपका धर्म है, धर्म के सिंबल है, उनको घर के अंदर छोड़ के आओ, बाहर कुछ धर्म के सिंबल मत पहन के आओ। तो ये फ्रांस का मॉडल था। लेकिन तीसरे नंबर पे इंडिया के मॉडल की बात करते हैं। फ्रांस का आप समझ गए ना, घर से बाहर निकलो तो आप सिर्फ फ्रेंच होने चाहिए, और रिलीजन आपका कुछ भी है वो घर के अंदर छोड़ के आओ, सिंबल्स घर के अंदर छोड़ के आओ, घर के अंदर कुछ भी प्रैक्टिस करो, बाहर जब निकलो तब आप सिर्फ एक फ्रेंच होने चाहिए। लेकिन अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया का जो मॉडल है कैसे अलग है। देखो, राजीव भार्गव एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। इंडियन सेकुलरिज्म ने ना कभी रिलीजन को छुपाने या फिर मिटाने की कोशिश की ही नहीं, जैसा फ्रांस ने की या फिर चाइना ने की। आप अपने आसपास देखिए, आपने देखो छठ पूजा के पंडाल देखे होंगे, दुर्गा पूजा के पंडाल आपने देखे होंगे, गणेश विसर्जन की यात्रा आपने देखी होगी, ऋषिकेश में गंगा आरती आपने देखी होगी। उसी प्रकार से अलग अलग धर्मों के, मतलब अलग अलग धर्मों के जो भी पूजा है, नमाज अदा करते हैं, मतलब वो सब चीजें आपने सड़कों पे पब्लिक में देखी होंगी। दिवाली, ईद, गुरु पर्व सब पब्लिक में मनाए जाते हैं। और इवन ट्रेन्स में भी भजन चलते हैं, ऑफिस में भी फोटोज लगती हैं। तो देखो, इंडिया का सेकुलरिज्म का मतलब है स्टेट रिलीजन से दूर रहेगा, लेकिन सोसाइटी रिलीजियस हो सकती है। स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक कि रिलीजन किसी के फंडामेंटल राइट्स ना छीने, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। हमारा सेकुलरिज्म देखो एंटी रिलीजन नहीं है, यह सिर्फ इंश्योर करता है कि स्टेट की जो पावर है किसी एक धर्म के हाथ में ना चली जाए। तो यह इंडिया का सेकुलरिज्म का मॉडल है, समझ गए? ये इंडिया का सेकुलरिज्म का मॉडल है। हम ना प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। प्रिंसिपल डिस्टेंस मतलब जैसे सबरीमाला टेंपल इशू था कि 10 से लेके 50 की एज के बीच की महिलाएं नहीं जा सकती, तो स्टेट ने इंटरवेंशन किया और जुडिशरी ने फैसला दिया कि हां भाई जाएंगी। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखो, जब तक जरूरत नहीं पड़ती स्टेट रिलीजन के अंदर इंटरवेंशन नहीं करेगा, डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो करेगा। और हमारी सोसाइटी रिलीजियस है, सोसाइटी में रिलीजन को एक्सप्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। अब समझ गए बात को? तो ये इंडिया का सेकुलरिज्म का मॉडल है। अब एक जो पॉइंट देते हैं, सेकुलरिज्म कैसे हिंदुओं का प्रोटेक्टर है, राइटर का पॉइंट आप ये भी समझ लीजिए। अक्सर लगता है कि देखो सेकुलरिज्म जो है वो माइनॉरिटीज के लिए है, लेकिन राइटर बोलते हैं ये चीज ना गलत है। ऐसा नहीं है कि सेकुलरिज्म सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है। सेकुलरिज्म जो है वो हिंदुओं को भी प्रोटेक्ट करता है। कैसे? इंटरनल डोमिनेशन से बचा के। सोचो, अगर स्टेट रिलीजियस हो जाए तो वो रिलीजन का कौन सा वर्जन मानेगा? क्या वो अपर कास्ट का वर्जन मानेगा? मतलब आज के जमाने में देखो, सो कॉल्ड अपर कास्ट वर्ड यूज करना चाहिए, सीधा अपर कास्ट नहीं, क्योंकि आज के जमाने में कोई लोअर कास्ट कोई अपर कास्ट नहीं है। सो कॉल्ड मतलब तथाकथित, समझ गए? तो राइटर का पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए हमारे देश का ऑफिशियल रिलीजन हिंदू हो जाए, हिंदुइज्म, लेकिन कौन सा हिंदुइज्म? हिंदुइज्म के इतने सारे वर्जन हैं, क्या वो अपर कास्ट का वर्जन, सो कॉल्ड अपर कास्ट का वर्जन मानेगा, या फिर सो कॉल्ड दलितों का वर्जन मानेगा? क्या वो ऑर्थोडॉक्स वर्जन होगा या फिर लिबरल वर्जन होगा हिंदुइज्म का? मतलब समझ गए? तो देखो, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, नेहरू ये सब जानते थे, उन्होंने देखा था कि रिलीजन के अंदर भी ऑपरेशन होता है, रिलीजन के अंदर भी अनटचेबिलिटी या फिर वुमन का जो स्टेटस है वो खराब होता है। इसीलिए तो देखो उन्होंने इस प्रकार का सेकुलरिज्म का मॉडल अपनाया था। अभी बात खत्म नहीं होती है, इसको हम हटा देते हैं। हाँ, तो देखो, अगर स्टेट रिलीजियस होता तो शायद देखो वो अनटचेबिलिटी को रिलीजियस प्रैक्टिस मानकर बैन कर देता। देखो, सेकुलर स्टेट होने की वजह से ना संविधान ने आर्टिकल 17 पास किया, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर स्टेट रिलीजन होता तो वो तो कह देता कि अनटचेबिलिटी जो है वो रिलीजन का पार्ट है। सेकुलरिज्म ने हमें अलाउ किया कि हम पुरानी जो सोशल एविल्स है ना उनको चैलेंज कर सकें। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, देखो, अगर कोई ग्रुप कहे कि औरतों को मंदिर में नहीं जाने देंगे, तो फिर देखो सेकुलर स्टेट जो है वो इंटरवेंशन कर सकता है, जैसे सबरीमाला केस में किया, ये कह के कि इक्वालिटी देखो सबसे ऊपर है। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये हिंदुओं को भी प्रोटेक्ट करती है। ये
जो मॉडरेट्स हिंदू है ना उनको प्रोटेक्ट करती है एक्सट्रीमिस्ट से। समझ गए? तो देखो लास्ट में इस आर्टिकल का निचोड़ आपको निकाल के बताऊं। इस आर्टिकल का निचोड़ देखो ये निकलता है, इंडियन सेकुलरिज्म का मकसद सिंपल है, नो हायरार्की। जैसी हायरार्की देखो ईरान में हमने देखी, जैसी हायरार्की हमने पाकिस्तान में देखी, क्योंकि वहां पे स्टेट का एक ऑफिशियल रिलीजन है, इस वजह से उस रिलीजन के इवन जो माइनॉरिटीज हैं, उस रिलीजन के जो दूसरे सेक्ट्स हैं उनको भी दबा दिया जाता है, उनके साथ सेकंड क्लास सिटीजन का बिहेवियर होता है। तो वो इंडिया में नहीं होना चाहिए। इंडिया का सेकुलरिज्म कहता है नो हायरार्की, ना रिलीजन के बीच कोई बड़ा छोटा हो, ना रिलीजन के अंदर कोई छोटा बड़ा हो। तो इंडिया का जो सेकुलरिज्म है ना वो एक सील्ड, एक कवच प्रोवाइड करता है कि कोई सिटीजन दूसरे को डोमिनेट ना करे और देश रिलीजियस पोलराइजेशन और वायलेंस की आग में ना जले जैसा पाकिस्तान में हुआ है। हमारे देश का फोकस सिर्फ डेवलपमेंट पर रहे, ना कि दंगे फसाद पर। यह सब इंश्योर करता है इंडिया का सेकुलरिज्म का मॉडल। और राइटर ये भी बोलते हैं, देखो इंडिया ने यूरोप की तरह रिलीजन को छुपाया नहीं, बल्कि इंडिया ने ना हमारे देश में रिलीजन को ना इक्वालिटी के फ्रेमवर्क में बल्कि फ्लोरिश करने दिया। तभी तो सभी धर्मों के जो कार्यक्रम है वो पब्लिक में होते हैं, कि सिर्फ एक धर्म के कार्यक्रम पब्लिक में नहीं होते, सभी धर्मों के जो कार्यक्रम है पब्लिक में होते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप भी बताइएगा। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल है डेमोक्रेसीज पैराडॉक्स, द चूजन पीपल ऑफ द स्टेट। देखो ये टाइटल सुनने में सिंपल लगा आपको, लेकिन देखो इसका जो मतलब है ना काफी ज्यादा गहरा है। आप ना सोच के देखो, डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब लोग स्टेट को बनाते हैं, स्टेट को बनाते हैं मतलब सरकार को बनाते हैं। लेकिन अगर स्टेट ये डिसाइड करने लगे कि पीपल ही कौन है, लोग कौन हैं, तो फिर देखो क्या ये पैराडॉक्स नहीं होगा? तो इसी चीज पे राइटर फोकस करते हैं इस आर्टिकल में। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। लेकिन देखो सबसे पहले हम एजेंडा देख लेते हैं कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं इस आर्टिकल में। सबसे पहले कोर कन्फ्लिक्ट, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस सिटीजनशिप स्टेटस। ये मुद्दा आखिरकार न्यूज में क्यों है, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे एविडेंस क्राइसिस की बात करेंगे, क्या पासपोर्ट या वोटर आईडी सिटीजनशिप का प्रूफ है या नहीं है। फिर लीगल एवोल्यूशन की हम बात करेंगे कि 1955 से लेकर 2024 तक कैसे हम सोयल से ब्लड की तरफ में शिफ्ट हुए। तीसरे नंबर पे हम अल्फाबेट सूप की बात करेंगे, मतलब एनपीपी वर्सेस एनआरसी वर्सेस सेंसस, तीनों की हम बात करेंगे, इनके बीच में आपस में क्या कनेक्शन है। फिर असम की केस स्टडी हम जानेंगे, असम में जब एनआरसी इंप्लीमेंट हुआ तो कैसा एक्सपीरियंस रहा। लास्ट में हम ब्यूरोक्रेटिक पावर की बात करेंगे, कैसे एक छोटा क्लर्क आपकी जो लाइफ है वो बदल सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ईसीआई वर्सेस होम मिनिस्ट्री। देखो सबसे पहले ना आप कंटेक्स्ट समझो, अभी क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पूरे देश में सर चला रहा है। सर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज चला रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देश में। मतलब सिंपल भाषा में देखो, वोटर लिस्ट को ना अपडेट कर रहा है। ये जो सर है ना किसका है? इलेक्टोरल रोल्स का है। इलेक्टोरल रोल्स अपडेट कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देश में, यानी वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? देखो सुप्रीम कोर्ट में ना एक केस चल रहा है और उस केस में ना पिटिशनर्स का ये बोलना है कि ईसीआई का जो काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो काम है, वो सिर्फ इलेक्शन करवाना है। कौन देश का सिटीजन है, कौन फॉरेनर है, ये डिसाइड करना काम है होम मिनिस्ट्री का, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। मतलब देखो दो एक्ट्स हैं। कौन से एक्ट हैं? एक तो देखो सिटीजनशिप एक्ट 1946 और दूसरा फॉरेनर एक्ट 1946। अब इन एक्ट्स के तहत ये जो पावर है ना, ये पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है या फिर फॉरेनर ट्रिब्यूनल के पास में है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में नहीं है। लेकिन देखो यहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिफेंस आता है। वो कहते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशनली मुझे डिसाइड करना है कि कौन वोटर है। सिटीजन का मुझे नहीं पता, लेकिन वोटर तो मुझे डिसाइड करना है ना कौन है। अगर मैं सिटीजनशिप चेक नहीं करूंगा तो वोटर लिस्ट में फॉरेनर घुस जाएंगे और इसलिए
मेरे द्वारा वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पे देखो एक क्लासिकल कन्फ्लिक्ट है, एक तरफ प्रोसेस है और दूसरी तरफ पावर है। ईसीआई जो है वो एलिजिबिलिटी चेक कर रहा है, बट देखो इनडायरेक्टली जो है वो सिटीजनशिप चेक कर रहा है कि देश का सिटीजन कौन है कौन नहीं है। इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यही डिसाइड कर रहा है। तो यहां पे प्रोसेस वर्सेस पावर दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट है। अब दूसरे नंबर पे अब हम डिस्कस करते हैं एविडेंस क्राइसिस के बारे में। देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं प्रूव करो कि तुम ना इंडियन हो, तो तुम मुझे बताओ क्या दिखाओगे? आप अपना पासपोर्ट दिखाओगे प्रूव करने के लिए कि देखो मैं इंडियन हूं, या फिर आप वोटर आईडी दिखाओगे, या फिर आप आधार दिखाओगे? आर्टिकल कहता है देखो लीगल नजर में ना इनमें से कोई भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि आप इंडियन हो। क्यों? क्योंकि देखो लोग फ्रॉड करके पासपोर्ट बनवा लेते हैं, फ्रॉड करके वोटर आईडी बनवा लेते हैं। और देखो अभी रियलिटी ये है कि देश में ना आज तक कोई सिंगल सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट है ही नहीं। पार्लियामेंट ने ना अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म फुली बनाया नहीं जो पैन इंडिया सिटीजनशिप प्रूफ हो। मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे यह प्रूव होता हो कि आप इंडियन हो। एक फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जेम्स सी स्कॉट, उनकी ना एक बुक आई थी। अपनी बुक में वो कहते हैं स्टेट देखो हर चीज को ना डॉक्यूमेंट करना चाहता है। क्यों डॉक्यूमेंट करना चाहता है स्टेट हर चीज को? ताकि स्टेट ना कंट्रोल कर सके। पर इंडिया में ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना वो काफी खराब है। इंडिया में चीजों का डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कौन देश का नागरिक है कौन देश का नागरिक नहीं है, ये अब इसमें बहुत बड़ा गैप है। समझ गए? अब नेक्स्ट आता है एस्पेक्ट यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है बर्डन ऑफ प्रूफ। अब यहां पे देखो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। देखो क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, क्रिमिनल लॉ में ना ये प्रिंसिपल होता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब स्टेट को प्रूव करना पड़ता है कि तुम क्रिमिनल हो, अदरवाइज जब तक स्टेट प्रूव ना करे तब तक आप इनोसेंट हो। ये होता है ना क्रिमिनल लॉज में। लेकिन देखो जो सिटीजनशिप एक्ट 1946 है या फिर फॉरेनर एक्ट है ना, इनके अंदर गेम जो है वो उल्टा है। इन एक्ट्स में क्या होता है, सरकार को प्रूव नहीं करना कि तुम फॉरेनर हो, बल्कि तुम्हें प्रूव करना है कि तुम सिटीजन हो। अगर तुम्हारे जो कागज हैं यानी डॉक्यूमेंट्स वो खो गए या बाढ़ में बह गए तो स्टेट देखो तुम्हें फॉरेनर घोषित कर सकता है। यही है फंडामेंटल पैराडॉक्स। क्या है फंडामेंटल पैराडॉक्स? यानी विरोधाभास। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद राइटर ना एनपीपी, एनआरसी, सेंसस, इनके बीच में कनेक्शन ड्रा करते हैं, कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। वो बोलते हैं सेंसस क्या है? सेंसस तो आप सबको पता है हर 10 साल बाद होता है, बस गिनती है, डेटा एनोनिमस रहता है। और दूसरे नंबर पे एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये लिस्ट है, किन की लिस्ट है? ये रेजिडेंट्स की लिस्ट है। इसमें देखो फॉरेनर भी हो सकते हैं जो इंडिया में रह रहे हैं। और एनपीआर जो है वो ऑथराइज्ड है सिटीजनशिप रूल्स 2003 के अंतर्गत। ये रेजिडेंट्स की लिस्ट है, इसमें फॉरेनर भी हो सकते हैं, वो फॉरेनर जो देश में रह रहे हैं। तीसरे नंबर पे आता है एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये देखो एनपीआर का ना सबसेट है। मान लीजिए ये एनपीआर है, ये रेजिडेंट्स की लिस्ट है, इसमें देश के सिटीजन भी हैं फॉरेनर भी हैं। लेकिन मान लीजिए अब एनपीआर में हमने एक सबसेट निकाल लिया। मान लीजिए ये एनपीआर के अंदर ही हमने बोल दिया ये जो लोग हैं ना एनपीआर के अंदर ये वेरीफाइड सिटीजन है, और एनपीआर के अंदर बाकी बचे हुए ये जो हैं वो फॉरेनर हैं। तो एनआरसी जो है वो एनपीआर का सबसेट है, और एनआरसी में आते हैं सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड सिटीजन्स। और देखो प्रोसेस फ्लो कैसा होता है। प्रोसेस फ्लो देखो ऐसा होता है, सेंसस के साथ में ना एनपीआर का डेटा लिया जाता है। जैसे देखो 2010 में हुआ, फिर ना इंडिविजुअल्स को फिल्टर किया जाता है, जो पास हुए वो एनआरसी में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। अब यहां पे एक पॉलिटिकल एंगल है। पॉलिटिकल एंगल जानते हो क्या है? 2019
के जब इलेक्शंस हुए थे ना, उससे पहले बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था। उस मैनिफेस्टो में उन्होंने बोला कि हम पैन इंडिया एनआरसी कंडक्ट करवाएंगे, यानी वेरीफाइड सिटीजन्स की पहचान करेंगे। लेकिन जब 2024 के इलेक्शंस हुए तो बीजेपी ने यह चीज अपने मैनिफेस्टो में नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि देखो, असम वो राज्य जहां पे एनआरसी हुआ था ना, वहां का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा पेनफुल था। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे पेनफुल था, जिसकी वजह से बीजेपी ने 2024 के मैनिफेस्टो में पैन इंडिया एनआरसी का वादा नहीं किया। अब ना आप ना थोड़ा सा सिटीजनशिप का ना एवोल्यूशन देखिए। 1955 से लेकर 1987 के बीच का जो ईरा था ना, इसको राइटर बोलते हैं जनरस ईरा। कंसेप्ट था लॉ ऑफ द सोइल, यानी जस्ट सोली, लॉ ऑफ द सोइल। मतलब अगर तुम्हारा जन्म इंडिया की धरती पर हुआ है, तुम इंडियन हो, पेरेंट्स कौन है कोई फर्क नहीं पड़ता। यह रूल था 1955 से लेकर 1987 के बीच में। मतलब लॉ ऑफ द सोइल, अगर तुम्हारा जन्म इंडिया की धरती पर हुआ है तो तुम इंडियन हो, पेरेंट्स कौन है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर समय आता है 1987 के बाद का, 1987 से लेकर 2004 के बीच का। अब यहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, रूल चेंज होता है। जन्म इंडिया में होना चाहिए, यह तो कंपलसरी है ही, लेकिन यह इनफ नहीं है। इसके साथ साथ एक पेरेंट, यानी या तो मदर या फिर फादर, उनका भी इंडियन होना जरूरी है। यानी ये एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी गई देश का सिटीजन होने के लिए 87 के बाद में, कि जन्म इंडिया की धरती पर हुआ है ये इनफ नहीं है, प्लस में आपके माता का या फिर पिता का, दोनों में से कि ये एक का इंडियन होना जरूरी है। रीजन देखो, माइग्रेशन जो इशू था ना वो बढ़ने लगा था, इसलिए सरकार ये रूल लेके आई। फिर देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, सिचुएशन बल्कि और ज्यादा स्ट्रिक्ट होती गई। मतलब 2004 के बाद क्या हुआ? 2004 के बाद तो रूल्स और ज्यादा टाइट हो गए। फिर आया लॉ ऑफ द ब्लड। लॉ ऑफ द ब्लड जो है वो और ज्यादा डोमिनेंट हो गया। मतलब कि नया रूल ये आया कि जन्म इंडिया में हो, जन्म इंडिया में हो प्लस दोनों पेरेंट्स इंडियन हो, या फिर एक इंडियन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। मतलब और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। 2004 के बाद में जन्म इंडिया में हुआ है ये तो कंपलसरी है, प्लस में दोनों पेरेंट्स या तो इंडियन है, दोनों पेरेंट्स इंडियन है। अगर दोनों पेरेंट्स इंडियन नहीं है तो ये होना चाहिए एक पेरेंट इंडियन हो और दूसरा कम से कम इलीगल माइग्रेंट ना हो, दूसरा कम से कम इलीगल माइग्रेंट ना हो। मतलब लॉ ऑफ द ब्लड और ज्यादा डोमिनेंट हो गया। तो देखो 2003 में जो ये अमेंडमेंट आया ना, ये वाला, मतलब रूल्स को और ज्यादा टाइट किया गया। अब इसमें ना इलीगल माइग्रेंट को डिफाइन भी किया गया। मतलब जैसे बोला ना मैंने आपको कि एक पेरेंट इंडियन हो और दूसरा पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अगर एक पेरेंट इलीगल माइग्रेंट है तो बच्चा भले ही इंडिया में पैदा हुआ हो, वो सिटीजन नहीं बन सकता। अब इसका कनेक्शन देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से भी है। आप बोलोगे सर कैसे? देखो ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये रिलीजियस कम्युनिटीज के इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप देता है पर दूसरों को नहीं देता है। मतलब समझ गए? ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज जिनका ऑपरेशन हुआ है अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, उन स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज के इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप देता है बट दूसरों को नहीं देता है। तो इसलिए 2004 के ये जो रूल्स है ना, ये थोड़े लिबरल हो जाते हैं और इसका कनेक्शन है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से। लेकिन कुछ ही स्पेसिफिक कम्युनिटीज के लिए रूल्स लिबरल हुए हैं जिनका शोषण हुआ है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, ये सब क्रिश्चियंस हैं। अब इसके बाद राइटर बात करते हैं असम के एक्सपेरिमेंट की। असम का एक्सपेरिमेंट क्यों पेनफुल था? देखो थ्योरी अलग है और प्रैक्टिकल अलग है। असम अकेला स्टेट है जहां पे एनआरसी इंप्लीमेंट हुआ और अंडर द सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन। रिजल्ट क्या निकला? 19 लाख लोग लिस्ट से बाहर हो गए, उन्हें डी वोटर मार्क कर दिया गया, यानी डाउटफुल वोटर जो है उन्हें मार्क कर दिया गया। और आयरनी देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट ने इसे खुद रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे बंगाली हिंदू भी बाहर हो गए थे।
और असम में लोगों को यह प्रूव करना था कि उनके एंसेस्टर्स 1971 से पहले वहां पे थे। सोचो, एक गरीब आदमी जो फ्लड प्रोन एरिया में रहता है, वो 50 साल पुराना कागज कहां से लेकर आएगा? आप बताइए, बताओ 50 साल पुराना कागज वो कहां से लेके आएगा? देखो, एक फिलोसफर थी हन्ना अरेंट, उन्होंने एक बात बोली थी, सिटीजनशिप इज द राइट टू हैव द राइट्स। सिटीजनशिप इज राइट टू हैव द राइट्स। आप इस बात को समझिएगा। अगर देखो आप सिटीजन हो तभी आपके पास में राइट्स हैं, अदरवाइज तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, आपको डिटेंशन कैंप में डाला जा सकता है। और देखो, लास्ट जो पॉइंट है ना इस आर्टिकल का, सबसे ज्यादा डरावना है। क्या है लास्ट पॉइंट? यह डिसाइड कौन करता है कि तुम देशद्रोही हो या फिर सिटीजन? क्या प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं? नो नो नो। यह पावर देखो लोएस्ट लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी के पास में है। बॉर्डर का एक कांस्टेबल है, गांव का क्लर्क है, या फिर वोटर लिस्ट बनाने वाला टीचर है। अगर उस क्लर्क ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या तुम्हारा नाम डी वोटर लिस्ट में डाल दिया तो तुम्हारी जो जिंदगी है वो कोर्ट्स के चक्कर काटने में निकल जाएगी, लेकिन तुम्हारे लिए प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा कि तुम देश के नागरिक हो। देखो, डेमोक्रेसी का पैराडॉक्स ये है कि स्टेट डिसाइड कर रहा है कि लोग कौन हैं, जबकि थ्योरी कहती है पीपल डिसाइड कि स्टेट कैसे बनेगा, सरकार कैसे चुनी जाएगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, प्रिजन्स एंड डिसेबिलिटी रिलेटेड फैसिलिटीज से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो देखो, ब्रॉडली हम ना इस आर्टिकल में 4 चीजें डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ना प्रिजन्स के लिए क्या नया ऑर्डर दिया है, स्टान स्वामी और जीएन साई बाबा की स्टोरी क्या है, तीसरे नंबर पे फेडरलिज्म और कॉलोनियल लॉज के बीच में कैसे क्लैश है, और सबसे लास्ट में कैसे कास्ट और डिसेबिलिटी मिलकर प्रिजनर को तोड़ देते हैं। लेकिन देखो, सबसे पहले ना राइटर एक पेनफुल रियलिटी समझाते हैं। वो बोलते हैं आप सोच के देखिए, आप जेल में बंद हो, आप चल नहीं सकते, आपके हाथ जो हैं वो कांपते हैं, मतलब जैसे पार्किंसन डिजीज हो जाता है बुढ़ापे में। आप पानी का गिलास भी नहीं पकड़ सकते। आप जेल अथॉरिटी से एक छोटी सी चीज मांगते हो, वो है सीपर कप, यानी स्ट्रो वाला कप, ताकि आप पानी पी सकें बिना गिराएं। और सरकार ये कहती है नहीं मिलेगा। कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ, महीनों वेट करो, कोर्ट कहेगी तो मिलेगा, अदरवाइज हम आपको ये स्ट्रो वाला जो कप है, सीपर कप है, वो नहीं देंगे। राइटर बोलते हैं देखो, ये ना कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये फादर स्टैन स्वामी के साथ में हुआ है, और ये प्रोफेसर जीएन साई बाबा के साथ में हुआ। दोनों जो थे वो काफी सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटीज से ग्रस्त थे। स्टेट ने ना उन्हें बेसिक एमिनिटीज जैसे टॉयलेट्स या फिर सीपर कप देने से मना कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? दोनों की ना कस्टडी में डेथ हो गई। इसी बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट का जो गुस्सा है वो फूटा है। सुप्रीम कोर्ट ने देखो साफ कह दिया, प्रिजन्स मस्ट प्रोवाइड डिसेबिलिटी रिलेटेड फैसिलिटीज। ये जो डायरेक्शन थी ना सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई एक पिटीशन से आई, और मांग सिंपल थी कि जो 2016 का ये डिसेबिलिटी वाला जो एक्ट है ना, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इस एक्ट को ना प्रिजन्स के अंदर भी इंप्लीमेंट करो। अब ना आप थोड़ा टेक्निकलिटीज समझिए। देखो, संविधान प्रिजनर्स को भी ना आर्टिकल 14 देता है। आर्टिकल 14 मतलब राइट टू इक्वलिटी का जो प्रोविजन है ना, ये प्रिजनर्स के लिए भी है। संविधान प्रिजनर्स को भी आर्टिकल 21 देता है, यानी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। प्रिजनर होने का मतलब, यानी कैदी होने का मतलब, ये देखो, ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इंसान ही नहीं हो। और 2016 का जो ये एक्ट है ना, ये एक्ट कहता है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सपोर्ट देना, हर जगह एक्सेस होनी चाहिए। एक्सेस मतलब ऐसी जगह होनी चाहिए जिसे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स आसानी से एक्सेस कर सके। इवन डिटेंशन सेंटर में भी जो डिसेबल्स हैं उनके लिए एक्सेसिबिलिटी इजी होनी चाहिए, लेकिन सरकार इंप्लीमेंटेशन में फेलियर है। और यहां पे देखो, फेलियर इसलिए है सरकार की क्योंकि एक कंसेप्चुअल इशू भी आता है। फेडरल स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे है, फेडरल स्ट्रक्चर ऐसे है। प्रिजन्स जो है, देखो ये संविधान के 7वें शेड्यूल के अंदर प्रिजन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है प्रिजन्स।
मतलब हर स्टेट का अपना जेल मैनुअल होता है और यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ मॉडल प्रिजन मैनुअल रूल्स बना सकती है, सिर्फ गाइडलाइंस दे सकती है। रियल पावर प्रिजन से रिलेटेड स्टेट के पास में होती है और प्रॉब्लम जो है वो यहीं पे है। सेंटर के लॉज जो हैं वो प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन स्टेट के जेल मैनुअल्स आज भी कॉलोनियल इरा के हैं। वो मानते हैं कि हर प्रिजनर फिजिकली एबल है यानी फिट है। वो डिसेबल्ड प्रिजनर्स के लिए जेलों को ना डिजाइन ही नहीं कर पाए हैं। समझ गए क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि जो जेल में आया है वो तो फिट है, फिजिकली फिट है। अब लास्ट में ना आर्टिकल का सबसे गहरा पॉइंट आता है। सोशियोलॉजी में ना एक टर्म है, आप में से जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये पता होगा, इंटरसेक्शनैलिटी। क्या टर्म है? इंटरसेक्शनैलिटी। बताइए सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब क्या होता है? पढ़ाई नहीं की आपने, है? देखो, जब दो डिस्क्रिमिनेशन एक साथ मिल जाएं तो उस चीज को कहते हैं इंटरसेक्शनैलिटी। अब यहां पे दो जो डिस्क्रिमिनेशन है कौन कौन से मिल रहे हैं? एक तो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन प्लस में डिसेबिलिटी का डिस्क्रिमिनेशन। दो डिस्क्रिमिनेशन आपस में मिल गए तो इसे बोलते हैं इंटरसेक्शनैलिटी। देखो, ब्रिटिशर्स ने ना जेल रूल्स बनाए थे। उन्होंने इंडियन कास्ट सिस्टम को कोडिफाई किया था। कैसे? सैनिटेशन टास्क सिर्फ दलितों को दिया जाता था, कुकिंग का काम अपर कास्ट के लोगों को। आज भी कई स्टेट मैनुअल्स में यह लिखा हुआ है कि टैंक दलित साफ करेंगे, सो कॉल्ड दलित, और अपर कास्ट के लोग सिर्फ खाना बनाएंगे। मतलब आज भी कई सारे जेल मैनुअल्स में यह चीज लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स बना के गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ना इस पर खुद से संज्ञान लिया, यानी सू मोटू नोटिस लिया, और कोर्ट ने यह बोला कास्ट बेस्ड जो सेग्रीगेशन है ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं होना चाहिए। कोर्ट देखो अब प्रिजन में ना डिस्क्रिमिनेशन मॉनिटर करेगा 3 ग्राउंड्स के बेसिस पे। पहला, क्या जेल में कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? दूसरा, क्या जेंडर के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? और तीसरा, क्या डिसेबिलिटी के नाम पे जेलों में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? ये कोर्ट चेक करेगा। राइटर डेटा भी देते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है। इसका डेटा आप देखोगे ना, आपको यह मिलेगा कि जेलों में ना दलित और जो ट्राइबल्स है ना वो ओवर रिप्रेजेंटेड हैं। दलित और आदिवासी ओवर रिप्रेजेंटेड हैं प्रिजन्स में, मतलब पॉपुलेशन में कम है बट जेलों में वो ज्यादा मिलेंगे। और उनमें से कई लोग डिसेबल्ड भी हैं। तो एनसीआरबी का जो डेटा है ना वो अलग अलग तोड़ता नहीं है कि कितने आदिवासी डिसेबल्ड हैं, कितने जो दलित हैं वो डिसेबल्ड हैं। ऐसा कोई डेटा है नहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास में। लेकिन देखो काफी ज्यादा मिलेंगे। हमें पता नहीं है कि कितने दलित प्रिजनर्स डिसेबल्ड हैं, लेकिन ज्यादा मिलेंगे। राइटर बोलते हैं देखो विदाउट डेटा पॉलिसी बनेगी कैसे? तो सुप्रीम कोर्ट ने ना 2025 के मुरुगनंथम ये जो केस था ना, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि पहले तो आप डेटा लेके आओ, डेटा के बिना आप पॉलिसी बनाओगे कैसे? आप लाओ ना डेटा कि प्रिजन में कितने ऐसे डिसेबल्ड हैं जो दलित हैं, कैसे ऐसे डिसेबल्ड, कितने ऐसे डिसेबल्ड हैं जो आदिवासी हैं, ये डेटा आप निकालो। अब ना आर्टिकल में एक पावरफुल टर्म यूज होती है। पावरफुल टर्म क्या है? पावरफुल टर्म जो यूज होती है ना उसका नाम है कैर्सिरल ऑस्टेरिटी। कैर्सिरल ऑस्टेरिटी क्या मतलब है इस चीज का? देखो, कैर्सरल का मतलब होता है रिलेटेड टू प्रिजन यानी पनिशमेंट, और ऑस्टेरिटी मतलब पैसा बचाना। तो स्टेट क्या करता है? सिक्योरिटी बढ़ाने पर पैसा खर्च करेगा, जैसे सीसीटीवी कैमरास, वॉल्स, पनिशमेंट बढ़ाने पर खर्च करेगा, लेकिन देखो राइट्स पर पैसा बचाएगा। रैंप्स बनाने में पैसा लगता है, आपको पता है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए रैंप बनाए जाएंगे तो पैसा लगेगा। स्पेशल टॉयलेट्स बनाने में पैसा लगता है, अटेंडेंस रखने में पैसा लगता है। स्टेट ये सब पैसा नहीं खर्च करना चाहता, जबकि पनिशमेंट से रिलेटेड यानी सिक्योरिटी से रिलेटेड स्टेट जो है खूब पैसा खर्च करता है। भागने नहीं चाहिए क्रिमिनल बिल्कुल भी, सीसीटीवी कैमरा लगाओ, वॉल और ऊंची करो। अथॉरिटीज सोचते हैं डिस्कंफर्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब जितना कैदियों को दर्द दो उतना बढ़िया है, कि अगर जेल में हो तकलीफ नहीं हुआ तो सजा किस बात की, सजा का मजा ही नहीं आया। राइटर बोलते हैं ये सोच गलत है। डेप्रिविएशन ऑफ लिबर्टी अपने आप में सजा है, मतलब आप कैदी की आजादी छीन रहे हो, उसे जेल में बंद करके रख रहे हो, यह अपने आप में सजा है। किसी को टॉयलेट अगर यूज करने में
मदद ना देना, अगर ये सजा है तो आपकी सजा की डेफिनेशन ही गलत है। ये सजा नहीं है, ये टॉर्चर है, ये यूएन नेल्सन मंडेला रूल्स का वायलेशन है। तो सॉल्यूशन क्या देते हैं राइटर? सॉल्यूशन देखो ये सब देते हैं, मेनली 4 सॉल्यूशन देते हैं, मैं आपको बता भी देता हूं। सबसे पहले मैनुअल्स जो है ना, इनको अमेंड करो। सेंटर और स्टेट को मिलकर ना प्रिजन मैनुअल्स बदलने होंगे। डिसेबिलिटी एकोमोडेशन को क्लियर ड्यूटी बनाना होगा। दूसरे नंबर पे स्क्रीनिंग एट एडमिशन, मतलब कि जब कैदी जेल में आए ना तभी चेक करो क्या कोई फिजिकल या फिर मेंटल डिसेबिलिटी है, उस हिसाब से फिर आप सेल अलॉट करो। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे है रीडिजाइन बजट्स, मतलब देखो स्टेट्स को ना ऑस्टेरिटी छोड़नी पड़ेगी, फंड्स एलोकेट करने पड़ेंगे डिसेबल्ड के लिए, एक्सेसिबिलिटी लाने के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को आसानी से एक्सेस कर सकें। और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, देखो ये कोर होना चाहिए गवर्नेंस का। फिर चौथे नंबर पे सॉल्यूशन राइटर देते हैं, बाहर की एजेंसीज को ना जेल इंस्पेक्ट करने दो, और जो एनसीआरबी है ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसको ना डेटा पब्लिश करना चाहिए कि कितने डिसेबल्ड हैं जेल में, किस कास्ट के हैं, सारा का सारा जो डेटा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तभी देखो पब्लिक ओवरसाइट पॉसिबल होगा, लोगों को पता लगेगा क्या भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस देखो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है ना वो पेपर टाइगर ना बन जाए, ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा। तो लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, अगर देखो हमारे प्रिजनर्स बेसिक डिग्निटी के लिए तड़प रहे हैं तो हमारी देखो सिविलाइजेशन फेल हो रही है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि माइंडसेट बदलना पड़ेगा। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है सेकुलरिज्म से संबंधित जो हमने डिस्कस किया। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और 250 शब्दों में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।